आप सभी श्रोतागण को बिंदु तिवारी का सादर नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी श्रोतागण का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज के सेगमेंट में मैं आप लोगों के लिए जियोलॉजी पार्ट 45 लेकर आप लोगों के बीच में हाजिर हूँ। इसे हमें तकनीकी रूप से उपलब्ध कराने में सहयोग रहा परम आदरणीय गुरु डॉक्टर मुकुंद नीलकंठ जोशी सर को मैं नमन करती हूँ। यदि मेरे से कोई त्रुटि हो जाती रिकॉर्डिंग में तो आप सभी से हाथ जोड़कर माफी चाहूंगी। यदि आप लोगों ने पार्ट 44 अच्छे से सुना होगा तो आपको ये पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए आइए जानते हैं आज की स्टोरी। देखिए भाई, यदि कोई हमसे हमारी उम्र पूछे या इसके बारे में बात करे तो हमारा उत्तर क्या होगा? हम 2 शब्दों में बड़े आसानी से उम्र बता देंगे। एक तो कोई अंक होगा और दूसरा शब्द। समय की कोई इकाई तो होगी ही नहीं। अगर मैंने कहा कि मेरी उम्र 72 वर्ष है तो इसका मीन्स हुआ कि मैं 72 इस अंक का और वर्ष इस समय की इकाई का प्रयोग कर रहा हूँ। तो काल मापन का यह सर्वमान्य उपाय है कि अंक और समय की किसी इकाई का प्रयोग करो। अब यह समय की इकाई कौन सी हो या इस बात पर निर्भर करेगा कि हमें बताना क्या है। मनुष्य की आयु 100 वर्ष तक की होती है, इसीलिए वर्ष की इकाई ठीक है। लेकिन 1 साल से भी छोटे बच्चे की आयु कोई वर्ष में बताएगा क्या कि मेरा बच्चा 0.3 वर्ष का या 0.75 वर्ष का है? नहीं, वहाँ समय की इकाई वर्ष नहीं महीना ली जाएगी। जो कीड़े सुबह जन्म लेते हैं रात को मर जाते हैं, उनकी आयु घंटे की इकाई में बताई जाएगी। बहुत बड़ी कालावधि बतानी तो हो तो दशक, शतक, शताब्दी आदि का प्रयोग होता है। पर इन सभी आयु या समय को तभी बताया जा सकता है जब अंकों में आयु बताने की गणना की कोई विधि मालूम हो। ऐसी आयु को हम निरपेक्ष आयु या एब्सोल्यूट एज कह सकते हैं। परंतु मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ना पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, जिसे काउंटिंग करना नहीं आता हो, यानी वो गिनती नहीं कर पाता हो, आप उससे आयु पूछिए तो वह कैसे बताएगा? वह कह सकता है कि मेरा जन्म हुआ था तो हमारे यहाँ भीषण अकाल पड़ा था या बहुत बड़ी बाढ़ आई थी। अर्थात वह अपनी आयु अंक और समय की इकाई में बताने की बजाय किसी बड़ी घटना से जोड़कर बताएगा। अब देखिए कारण, क्योंकि हमारे पास ना तो उस टाइम अंक था और ना ही हमारे पास इकाई। लोग सहारा किस चीज का ले रहे थे? किसी घटना का। और आपदाएं आती ही थी पहले, फिर
दूसरों की आयु भी मुझसे छोटा या मुझसे बड़ा, ऐसी तुलनात्मक रिलेटिव एज बताएगा। सेलों की आयु अंकों में अर्थात एब्सोल्यूट एज बताने या निकालने का तरीका जब तक वैज्ञानिकों को पता नहीं लगा था तब तक उन्हें भी ऐसे ही तुलनात्मक तरीके से आयु बतानी थी। वैसे अंकों में आयु निकालने के तरीके भी वे खोज ही रहे थे और उनमें से कुछ हम देख चुके हैं, पर उनमें से कोई भी विश्वसनीय यानी आप बिलीव या सही नहीं था। पर तुलनात्मक आयु बताने के लिए भी कोई घटना तो होनी चाहिए जिससे संबंध दिखाया जा सके। बाढ़ वगैरह तो हर साल आती है, सूखा, महामारी, अकाल, भूकंप आदि अत्यंत अनियमित घटनाएं हैं और फिर स्थानीय हैं, एक जगह हुई दूसरी जगह नहीं, और फिर उन घटनाओं का सेलों के बनने से कोई संबंध भी नहीं, तो उनका उपयोग सेलों की तुलनात्मक आयु बताने के लिए नहीं हो सकता था। ऐसी स्थिति में जीवाश्मों के रूप में भूवैज्ञानिकों के हाथ तो मानो कारू का खजाना ही लग गया। विलियम स्मिथ का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। उनके द्वारा दिए गए 2 सिद्धांत कि किसी स्तर क्रम में नीचे के और ऊपर के अर्थात पुराने और नए सेलों में मिलने वाले जीवाश्म अलग अलग प्रकार के होते हैं और पहले के और बाद के जीवाश्मों में एक परिवर्तन का क्रम भी मिलता है। और साथ ही क्यूबिए की खोज की बहुत सारे जीव ऐसे रहे हैं जो पृथ्वी पर आए, कुछ समय के लिए रहे और फिर विलुप्त हो गए। उनका कोई अता पता नहीं था भाई आसपास में। आधार बने सेलों की तुलनात्मक आयु निकालने का। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह भी थी कि जीवाश्मों का सीधा संबंध उस सेल के बनने से था जिसमें वे मिलते हैं। जब सेल बने तभी उनके साथ ही उनमें पाए जाने वाले जीवाश्म भी बने। तो समय बताने के लिए जीवाश्मों की उपयोगिता और महत्व अत्यंत काम का सिद्ध हुआ। चलिए अब हम आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। इस वीडियो को उन तक जरूर शेयर करिए जो लोग इंटरनेट सेवा से वंचित हैं। आप सभी का आदर सम्मान और स्नेह पाकर मन को बहुत प्रसन्नता हुई। आप सभी को बिंदु तिवारी की तरफ से तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, बाय बाय।